नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास की हमारी संस्कृत व्याकरण चल रही है। संस्कृत व्याकरण के अंदर समास का टॉपिक चल रहा है और अब तक हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इन समासों को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये समास का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग इस वीडियो में द्विगु समास पढ़ने वाले हैं। द्विगु समास में समस्त पद किस तरह से बनता है और उसका विग्रह करने का तरीका क्या है, ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी जो वीडियो है मिस ना हो आप लोगों से, ठीक है। और साथ ही एक निवेदन ये भी है बच्चों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में जो बोली जाती है, समझाई जाती है, वो भी समझ में आती हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो देखिए, द्विगु समास जो है उसे सीखने से पहले थोड़ा सा आप रिवीजन करिए। मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास पढ़ाया था और तत्पुरुष समास के अंदर दो भेद बताए थे, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो उस व्याधिकरण तत्पुरुष समास के तो 6 उपभेद हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष, ऐसे नाम पढ़े थे हम लोगों ने। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर 2 भेद थे। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर यानी कि एक तो था कर्मधारय और दूसरे नंबर पे जो है द्विगु समास है। यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर ही जो दूसरा भेद है वो द्विगु समास है। तो जो द्विगु समास है उसके अंदर देखिए, इसका सूत्र क्या है बच्चों, संख्या पूर्वो द्विगु समास, द्विगु समास है, ठीक है। संख्या पूर्वे द्विगु समास है, यानी कि जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ नियम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात कि भाई इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है। दूसरी जो बात आपने ध्यान रखनी है कि जो विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाकर समाहार शब्द लिखते हैं, समाहार शब्द लिखते हैं। यानी कि विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और षष्ठी विभक्ति लगाकर समाहार शब्द लिखते हैं। पहली बात समझ में आ गई। एक चीज और समझना है कि इसमें जो समस्त पद होता है, इसमें समस्त पद जिसको समास भी बोलते हैं, इसमें समस्त पद या समास जो है वो किस में होता है, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। यानी कि इसमें जो समस्त पद मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में मिलेगा। लेकिन चौथा पॉइंट क्या कहता है ये, इसमें ध्यान रखना कि आकार आदि गण में पठित शब्द, आकार आदि गण में पठित शब्द कौन कौन से, जैसे लोक, मूल, अब्द, शत, ठीक है, वट, भुज इत्यादि शब्दों का समस्त पद, इत्यादि शब्दों का समस्त पद स्त्रीलिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है। अब स्त्रीलिंग में बनता है तो जैसे लोक की जगह आपको क्या कर देना पड़ेगा, लोकी, मूल की जगह क्या करेंगे, मूली,
अब्द की जगह क्या करेंगे, अब्दी। ऐसी शत की जगह क्या करेंगे, शती। वट की जगह क्या करेंगे, वटी। और भुजी, ठीक है। ऐसे मुख भी हो सकता है, मुखी। तो कहने का मतलब यह बच्चों कि इसमें जो समस्त पद बनता है वो किस में बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाले जो शब्द हैं, अकारांत वाले जो शब्द हैं, इनका अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो ये नपुंसक लिंग में नहीं बनेगा, बल्कि किस में बनेगा, ये स्त्रीलिंग में बनेंगे। इसमें ई लगा करके इन शब्दों के अंत में ई जोड़ देते हैं और ये स्त्रीलिंग में बन जाएगा, तो ये समस्त पद बन गया। तो ये मोटी मोटी जो है 3-4 बातें हैं जो आपको द्विगु समास में ध्यान रखनी है बच्चों। द्विगु समास बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस इतना सा दिमाग में रखना है कि संख्यावाची पद, यानी कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और दोनों पदों के बाद में क्या शब्द जोड़ा जाता है, समाहार। क्या शब्द जोड़ा जाता है, समाहार शब्द जोड़ा जाता है। फिर ये कहता है कि इसका जो समस्त पद बनता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ठीक है। जैसे अव्ययी भाव समास आप लोगों ने पढ़ा था, उस अव्ययी भाव समास के अंदर भी जो समस्त पद था वो किस में बनाया था, नपुंसक लिंग एक वचन में बनाया था। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये वाले जो अकारांती शब्द हैं, लोक, मूल, अब्द, शत, ठीक है, वट, भुज, मुख, ऐसे शब्द होंगे बहुत सारे। अब इन शब्दों का जब हम क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो ये नपुंसक लिंग में ना बनाकर इनको किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे स्त्रीलिंग में। किस में बनाएंगे इसको, स्त्रीलिंग में। तो देखिए उदाहरणों को समझिए बच्चों। जैसे सबसे पहले तो आप देखिए द्विगु, ठीक है। अब ये द्विगु है, तो द्विगु द्वि मतलब दो, गु मतलब गाय, यानी कि द्वयो। अब ये तो षष्ठी का बहुवचन हो गया, द्वयो, ठीक है। गवो समाहारे, यानी कि 2 गायों का समूह। अगर इसी चीज को अपन यूं कर दे, देखो त्रि और लोकी। अब ये त्रिलोकी है, त्रि मतलब 3, लोकी मतलब लोक। लोक शब्द राम, राम क्या षष्ठी का बहुवचन। अब देखिए षष्ठी विभक्ति का यहाँ तो द्विवचन लगा है क्योंकि संख्या कितनी थी, 2। अगर 2 से ज़्यादा संख्या होगी तो हमेशा षष्ठी का कौन सा लगेगा, बहुवचन लगेगा, यानी कि षष्ठी विभक्ति की बहुवचन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिलोकी है, तो यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, त्रियाणाम लोकानाम, त्रियाणाम लोकानाम समाहारे, त्रियानाम लोकानाम समाहारे। 3 लोकों का समूह क्या बन जाएगा, ये 3 लोकों का समूह। जैसे मान लीजिए अपन यूँ कह रहे हैं चतुर्युगम, क्या बना रहे हैं, चतुर्युगम, यानी कि चतुर्युग। तो क्या बनाएंगे, चतुराणाम, चतुराणाम युगानाम समाहारे। 4 युगों का क्या बन गया, समूह हो गया, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं पंच पात्रम, अब पंच पात्रम की अगर बात करें तो क्या करेंगे, देखो पंचानाम पात्रानाम समाहारे, यानी कि 5 पात्रों का समूह, पंचानाम पात्रानाम समाहारे, पंच पात्र हो गया। इसी तरह देखिए अगर हम कह रहे हैं पंचमूली, क्या बना दी, पंचमूली। तो पंचमूली को अपन क्या बनाएंगे, पंचानाम मूलानाम समाहारे, ठीक है, क्या बन जाएगा, पंचमूली। तो देखिए क्या से बनेगा, पंचानाम मूलानाम और समाहारे, पंचानाम मूलानाम समाहारे, पंचमूलियों का क्या बन जाएगा, समूह। अगर इसी चीज को अपन यूं बना दें शताब्दी, शताब्दी यानी कि शत मतलब 100, अब्द मतलब वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का समूह। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, शतानाम अब्दानाम और समाहारे, यानी कि 100 वर्षों का समूह, ठीक है। अगर इसी चीज को हम यूं बना दें दशाब्दी, क्या बना दें, दशाब्दी, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर दशानाम अब्दानाम और समाहारे, यानी कि 10 वर्षों का समूह, क्या बन जाएगा, 10 वर्षों का समूह, ठीक है। इसी तरह देखो एक उदाहरण है पंचवटी, क्या बन जाएगा, पंचवटी। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, पंचानाम वटानाम समाहारे
5 बटों का समूह, ठीक है ना। अगर इसी चीज़ को अपन यूँ कर दें द्विरात्रम, तो द्विरात्रम को क्या करेंगे, वही हो गया द्वयो, ठीक है, रात्रयो समहारे, 2 रात्रियों का क्या हो गया, समूह हो गया। अगर इसी चीज़ को अपन बना दें सप्ताह, तो 7 अह का मतलब होता है दिन, तो इसको अपन कैसे बना देंगे, सप्तानाम आहानाम और समाहारे, 7 दिनों का समूह, सप्तानाम आहानाम समाहारे, यानी कि 7 दिनों का क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं चतुष्पदी, ठीक है, चतुष्पदी, तो ये भी इसी तरह का उदाहरण है पद वाला, तो क्या करेंगे, चतुराणाम पदानाम समाहारे, 4 पदों का समूह, ठीक है। अगर कह रहे हैं पंचभुजी, क्या बना दिया, पंचभुजी, 5 भुजाएं, तो क्या कर देंगे, पंचानाम भुजानाम और समाहारे, 5 भुजाओं का क्या हो गया, समूह हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल आसान है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है कि आपने ये क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है कि भाई जो द्विगु समास है उसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, पहला जो पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि भाई जब विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के अंदर कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगती है, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद में क्या लगाया जाता है, समाहार शब्द लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, समाहार शब्द लिखा जाता है। फिर आपने ध्यान रखना है कि भाई इसका जो समस्त पद बनेगा, इसमें जो समस्त पद बनेगा वो किस में बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है, समस्त पद किस में बनता है, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। और जब ये आकार आदि वाले जो शब्द होते हैं, लोक, मूल, अब्द, शत, वट, भुज, पद, ठीक है, इनका जब अपन नपुंसक लिंग बनाएंगे तो ये नपुंसक लिंग में नहीं बनेगा समस्त पद, बल्कि समस्त पद किस में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनता है, किस में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है। इसलिए ये जो शब्द है आपको इस रूप में नजर आएंगे, लोकी, मूली, अब्दी, शती, वटी। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इसके अंदर मूल शब्द क्या रहेगा भाई, लोक, मूल, अब्द, शत, वट, भुज, तो अकारांत है। और अकारांत की षष्ठी बहुवचन कैसे बनती है, राम के अनुसार चलती है भाई, रामानाम, ऐसी लोका नाम, शता नाम, अब्दा नाम, ठीक है, भुजा नाम, वटा नाम, शता नाम, इस तरह से मूला नाम, इस तरह की शब्दावली जो है यहाँ पर चलती है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही सरल ढंग से इस द्विगु समास को सीख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार मैं यहाँ तक आपको पूरा रिवीजन करवा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी चीज़ पढ़ी है, अव्ययी भाव समास पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, अव्ययी भाव समास पढ़ा था। तो उस अव्ययी भाव समास के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि उसमें प्रथम पद क्या होता है, उसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन उसमें प्रथम पद क्या रहेगा, उसमें अव्यय या उपसर्ग होता है, उसमें क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, ठीक है। और उसमें भी समस्त पद किस में रहेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। लेकिन वहीं पर मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, एक नियम बताया था, नदी बीस चय। कौन सा बताया था, नदी बीस चय, यानी कि अगर संख्यावाची शब्दों के साथ में नदी सूचक शब्द आ जाते हैं, संख्या के साथ में नदी सूचक शब्द आ जाते हैं, तो वह द्विगु समास ना होकर क्या कहलाएगा, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं द्विगंगम, भाई द्विगंगम बन तो यही रहा है कि दो पहला संख्यावाची हो गया नपुंसक लिंग में, लेकिन द्विगंगम जो है उसमें द्विगु समास ना होकर के कौन सा होएगा, उसके अंदर होगा अव्ययी भाव समास। क्यों, क्योंकि हमारा सूत्र है नदी बीस चय, यानी कि पहला पद अगर संख्यावाची हो और दूसरा पद जो है कोई नदी सूचक हो, यानी कि नदी का कोई नाम हो, तो उसका विग्रह जो है द्विगु समास की तरह होता है, लेकिन उसमें समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो हमारे जो समास हैं वो मूल रूप में कितने हैं, 4 माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव समास हो गया, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास हो गया, और तीसरा नंबर अभी हमने पढ़ा नहीं है जिसका नाम है द्वंद्व समास। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो कर्मधारय और जो द्विगु समास है, ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ बैठ गई। ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, और यही कारण है कि अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद माने गए हैं, अर्थ की दृष्टि से समास के 4 ही भेद माने गए हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में मूल रूप में कितने हैं,
5 हैं। एक केवल्य समास है जो मैंने आपको बताया था, कौन सा समास है, केवल्य समास, लेकिन वो आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए 4 ही समास आप दिमाग में रखेंगे। तो ये जो द्विगु समास है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ लीजिए अच्छे से। आपको एज इट इज इसे लिखना है। उसके बाद हम लोग जो है, जो द्वंद्व समास है, नेक्स्ट जो समास है हमारा द्वंद्व समास है। अब जो द्वंद्व समास है बच्चों, उसके अंदर देखो दोनों पदों की प्रधानता रहती है। थोड़ी सी मैं आपको एक रील फिट कर देता हूँ माइंड में, ताकि जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रहे। भाई जो द्वंद्व समास है उसके अंदर क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। कौन से पदों की, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। लेकिन हम संस्कृत के अंदर इसे 3 तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि जो द्वंद्व समास है उसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। यानी कि जो द्वंद्व समास है उसके कितने भेद पढ़ेंगे हम लोग, 3 भेद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। यहाँ तक के सारे समास आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने समास अपने रजिस्टर में नोट कर लिए हों तो एक बार मुझे ज़रूर चेक करा लें, दिखा दें, ताकि अगर कोई गलतियाँ हों तो मैं आप लोगों को बता सकूँ। मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग ये सब चीज़ें सेंड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ आपको कैसा लगा, ये कितना समझ में आया आप लोगों को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि चैनल पर सब्सक्राइब बढ़े, और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को उतना ही अच्छे से और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कंपटीशन चीज़ के जो लेवल की चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, इसी चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगली बार हम लोग आगे के समास को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।